नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल लर्न शिक्षा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको AIBE एग्जाम 17 यानी ऑल इंडिया वार परीक्षा सॉल्व पेपर 2021 कराने जा रहा हूं, जो आप सभी AIB 2023 के कैंडिडेटों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का सॉल्व पेपर यानी विगत वर्ष 2021 का ऑल इंडिया वार परीक्षा 2021 का ये प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको इसे लगवाने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। इसका प्रथम प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक संबंधों की कोई बहाली नहीं हुई। ऑप्शन ए, किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं देता। ऑप्शन बी यानी खा, उस पक्ष को अनुमति नहीं देता जिसके खिलाफ। ऑप्शन गा, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है जिसके लिए। ऑप्शन घा, किसी भी पक्ष से संबंधित किसी व्यक्ति को उसकी अनुमति देता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी कि गा आंसर इसका सही है, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है और उसके लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है। ऑप्शन ए, संज्ञेय और जमानती। ऑप्शन बी, गैर संज्ञेय और गैर जमानती। ऑप्शन गा, संज्ञेय और गैर जमानती। ऑप्शन घा, संज्ञेय और जमानती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी कि गा, संज्ञेय और गैर जमानती। सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक मध्यस्थता कार्यवाही है, न्याय कार्यवाही है, अर्धन्यायिक कार्यवाही है, प्रशासनिक कार्यवाही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी अपनी पेन कॉपी पेंसिल लें और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में क्वेश्चन के सामने ऑप्शन टिक करते जाएं, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। इससे आपको परीक्षा में तैयारी करने में आसानी होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अर्ध न्यायिक कार्रवाई होती है, एक मध्यस्थता कार्रवाई। अगला प्रश्न है, तदर्थ मध्यस्थता क्या है। ऑप्शन ए, यह एक कार्रवाई है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष भी स्वयं ही करती है, यानी नियमों के बनाए गए पक्ष के साथ स्वयं ही करती है। ऑप्शन खा, कानून और नियमों संहिता मध्यस्थता के किसी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करती है। ऑप्शन गा, मध्यस्थता की मोहर, भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। ऑप्शन घा, का और खा गा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि घा इसका सही आंसर है, का, खा और गा सभी। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अंतःकालीन लाभ को परिभाषित करती है। ऑप्शन का, धारा 2 सब क्लॉज 4। ऑप्शन खा, धारा 2 सब क्लॉज 14। ऑप्शन गा, धारा 2 क्लॉज सब क्लॉज 6। ऑप्शन घा, धारा 2 सब क्लॉज 20। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि धारा 2 सब क्लॉज 12 इसका सही जवाब है। आप अपने BA एक्टों में भी ये भी सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में आसानी होगी। अब अगर अभी से आप आदत डालेंगे तो वहां आसानी से आप प्रश्नों को ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन का, तथ्यों के अनुमान या अनुमेय अनुमान। खा, सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान यानी खंडन योग्य अनुमान। ऑप्शन गा, कानून की अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान। ऑप्शन घा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मोनिका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। ये तो सभी को पता ही होगा, बताएं फिर भी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसका ऑप्शन है ए, सुनवाई का अधिकार।
ऑप्शन ख अधिकारों का विभाजन, ऑप्शन घ प्रत्यायोजित विधान, ऑप्शन घ सबूत का नियम। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। ठीक है, इसे आपके लिए होमवर्क है। अगला है अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? देखो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, ये लास्ट ईयर 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। अधिवक्ता अधिनियम 1961, ऑप्शन ए 19 मई 1961, ऑप्शन ख 19 अप्रैल 1961, ऑप्शन घ 1 मई 1961, ऑप्शन घ 19 जनवरी 1961। तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 19 मई 1961 को अधिवक्ता अधिनियम 1961 लागू हुआ। अगला प्रश्न है नियोजन के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य तहत प्रतिकार का दावा कर सकते हैं। आप बताएं। ऑप्शन ए मोटर यान अधिनियम, ऑप्शन ख कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923, ऑप्शन घ का और खा दोनों, ऑप्शन घ का और खा के या एक में से एक का या खा के तहत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9 का, यानी कि किसी के तहत का या खा के तहत वो दावा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योगों में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। यौन हमला का, ऑप्शन खा यौन उत्पीड़न का, ऑप्शन गा का और खा दोनों का, ऑप्शन घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते चलें, जिससे आपको आभास हो सके कि हमारे प्रश्न इतने ठीक और इतने गलत हुए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यौन उत्पीड़न के संबंध में कौन सा शब्द? कास्टिंग काउच। अगला प्रश्न है 11 मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी वाहन, मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया है या किसके लिए बताएं बनाया गया है। का 5 यात्री ड्राइवर सहित, 6 यात्री ड्राइवर सहित, 5 यात्री चालक को छोड़कर, 6 यात्री चालक को छोड़कर। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 6 यात्री चालक को छोड़कर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग कब आयोग बना हुआ है? कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 7 सदस्य, ऑप्शन बी 5 सदस्य, ऑप्शन सी 8 सदस्य, ऑप्शन डी 6 सदस्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 5 सदस्य। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 23, ऑप्शन डी धारा 24। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 23 में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए रूरल लिटिगेशन एंड इंटेलिजेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश, MC मेहता बनाम भारत संघ, और सी यानी बी लक्ष्मीपति बनाम कर्नाटक राज्य, और ऑप्शन डी FK हुसैन बनाम भारत संघ। तो 14 का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश। अगला है 15, इसका ये 15 का है बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? बताएं। ऑप्शन ए वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन डी या घा खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। अगला है प्रश्न 16 साइबर अपराध की प्रकृति है? बताएं। स्पष्ट है, अस्पष्ट है, मानसिक हिंसा का है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्पष्ट है। कौन सा है? अस्पष्ट है ये, ऑप्शन बी 16 का सही जवाब।
अब आता है 17 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है आप साथ ही साथ बेयर एक्टों में भी क्वेश्चनों को खोज सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन गलत होता है उन्हें अभी बेयर एक्ट में खरीदें, बेयर एक्ट में क्वेश्चन को खोजें। अब ये है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है, बताएं। आपको बेयर एक्ट में आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शन ए भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय, ऑप्शन ख भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधीन अंतर्गत स्थापित नहीं है, ऑप्शन ग भारत में स्थित एक न्यायालय विदेशी कानून लागू करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी 17 का ऑप्शन बी यानी खा आंसर सही है। अगला प्रश्न है जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है, ऑप्शन ए निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, ऑप्शन ख परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, ऑप्शन ग केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस भी क्वेश्चन का आप सही टिक करने की कोशिश करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को ये प्रश्न आना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 19 यानी प्रक्रियात्मक अधिकारिता अतीत से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन ए नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मापदंडों का पालन न करना, ऑप्शन ख ए नियम बनाने वाली प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है, और अगला ऑप्शन गा इसका तात्पर्य है कानून की प्रक्रिया में कमी, और डी का और खा दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी का और खा दोनों सही है इसके। अगला प्रश्न है 20 रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट दृष्टि का आधार किस रिट से जुड़ा है, ऑप्शन ए क्यू वारंटो, ऑप्शन बी मैंडमस, ऑप्शन गा हेबियस कार्पस, ऑप्शन घा यानी सर्टी ओरियरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 20 का डी सर्टी ओरियरी। अगला प्रश्न है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। तो आप अपना बेयर एक्ट उठाएं सिविल प्रक्रिया संहिता का और ये क्वेश्चन खोजें। अगर आप कितने समय में ये क्वेश्चन खोज देते जल्दी से जल्दी आंसर पर टिक करें। तो इसका सही जवाब बताना है आपको, ऑप्शन ए धारा 5 राजस्व न्यायालय क्या संबंधित है, तो आपको गलत ढूंढना है। ऑप्शन खा धारा 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय से संबंधित है क्या, देखें। ऑप्शन गा धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है या नहीं, ऑप्शन घा धारा 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ये क्या है, गलत है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे में शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन खा 10 माह, ऑप्शन गा 12 माह, ऑप्शन गा 18 माह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि 1 वर्ष या 12 माह, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है 23 एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है कितने समय तक, का 7 साल से अधिक नहीं, खा 7 साल से अधिक नहीं, गा उम्र कैद, घा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका 23 का सही जवाब है ऑप्शन ए 7 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 24 एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है, आईपीसी की धारा 215, आईपीसी की धारा 216, आईपीसी की धारा 217, आईपीसी की धारा 218। तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 216 इज राइट आंसर बी। सूत्रभाग एक्टस नोट फेसिट रियुम निसी मेंससिट रिया का अर्थ है, का दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता, खा अपराध को दोषी दिमाग से जुड़ा होना चाहिए, गा अपराध दोषी मन का परिणाम है, घा अपराध में इरादा प्रासंगिक है मकसद अप्रासंगिक है।
तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन ए या राइट आंसर, यानी दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता, इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अधिनियम 1972 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है। ये भी आप सभी को जब क्लास करते होगे एलएलबी की तो आपने पढ़ा होगा। तो 26 ऑप्शन बताता हूँ, पहले आप इसे सही बताने की कोशिश करें, यानी कि होथेस्टर बनाम दालातूर, खा रॉबिन्सन वर्सेस डेविन्सन, गा हेडली वर्सेस बैक्सेंडल और घा डेकिंसन वर्सेस हेड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेडली बनाम बैक्सेडल, इसका सी वाला ऑप्शन ये सही है। आपको 27 प्रश्न बताना है। सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है। 7 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, 8 महीने के भीतर, 10 महीने के भीतर। तो इसका सही जवाब है 27 का 6 महीने के भीतर, ये बात कही गई है। ठीक है, अगला है LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। LARR प्राधिकारी करता है, पर्यावरण और वन मंत्री करता है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी 24 का इसका 28 का डी राज्य सरकार। अगला प्रश्न बताना है आपको 29, इस प्रश्न सेट का 29वां प्रश्न है सीआरपीसी की धारा 109, ढूंढना आसान है, डायरेक्ट 100 नंबर पेज खोलें और बताएं के तहत संदिग्ध व्यक्ति अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति के रूप में वारंट को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 माह। तो 29 का सही जवाब है 1 वर्ष, यानी कि गा, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की सजा कर सकने वाली 500 रुपए की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया था। कब हटाया, इसे हटाया 500 रुपए थी, अब हटा दिया गया इसको। आप प्रैक्टिस करने वाले सभी मेरे लॉयर बंधु इस प्रश्न को अवश्य बताएं। आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही प्रयोग में आते हैं सीआरपीसी 125। तो इसका सही जवाब आप अवश्य बताएं। ऑप्शन का 1973, ऑप्शन का 1989, ऑप्शन गा 2001, ऑप्शन गा 2007। तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि गा 2001। अगला प्रश्न है WIPO शब्द का अर्थ है विश्व नेविगेशन नीति संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वन्य जीव जांच और पुलिस संगठन, डी संगठित अपराध की रोकथाम के लिए विश्व संस्थान। तो WIPO का पूर्ण रूप है ऑप्शन बी, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी बी आंसर इज राइट। अगला है 32, कहता है स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है सभी निर्धारिती पर, कंपनी के अतिरिक्त सभी निर्धारितियों पर, हिंदू यानी कि हिंदू अविभाज्य परिवार पर या व्यक्ति पर, घा मात्र कंपनी पर। तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी निर्धारितियों पर। अगला प्रश्न है 33, संविदात्मक दायित्व तो बनता है जहां पर वहां सिर्फ प्रस्ताव और स्वीकृति है, वहां विधिक संबंध बनाने का आशय है, वहां एक पक्ष को हानि है, जहां एक पक्ष की हानि अन्य पक्ष का लाभ। तो आप ऑप्शन में देखें और सही जवाब बताएं। तो 33 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वहां विधिक संबंध बनाने का आशय है, वहां संविदात्मक दायित्व तो बनता है। अगला सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान है निर्देश का, बी अनिवार्य, सी कोई अनिवार्य नहीं, डी विवेकाधीन। तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि खा अनिवार्य। अगला प्रश्न है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है। धारा 11 की स्पष्टीकरण 3rd में,
धारा 11 की स्पष्टीकरण 4 में, धारा 11 की स्पष्टीकरण 6 में, धारा 11 की स्पष्टीकरण 8 में। तो इसका 35 का सही जवाब है ऑप्शन खा, यानी धारा 11 की स्पष्टीकरण 4 में। अगला प्रश्न है 36 कहता है दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया केस कौन सा है? ये पता ही होगा, करंट से रिलेटेड कोर्स है, केस है ये। तो 36 का सही जवाब है सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। 36 का कौन सा है? डी इज अ राइट आंसर, सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। अगला है प्रश्न 37, मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1956 की किस धारा में दिया गया है? तो 37 का ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 10। तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी खा, धारा 8 में। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य नोट करते रहे, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताएं, इससे आपको पता चलता रहे कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। 38 क्वेश्चन है, मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? का जीवन का परिवर्तन, खा न्याय की चोरी, गा डर या कांपना, घा उपयुक्त सभी। तो 38 का सही जवाब है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस खंड में उपलब्ध है? का खंड 1 ई में, खा 1 डी में, गा 1 बी में, घा 1 सी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1 ई में। अगला प्रश्न है साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत संस्कृति को परिभाषित किया गया है? ए 17 में, बी 16 में, सी 15 में, डी 18 में। तो संस्कृति को किस में परिभाषित किया गया है? 40 का 17, धारा 17 में इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? का कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी, खा मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल, गा बाबू राम बनाम उत्तर प्रदेश, घा राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश। तो इसका सही जवाब है 41 का ए यानी कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा में ये बात कही गई थी। अगला प्रश्न है यदि कोई पक्ष जिसके अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो, वह कितने दिनों के अंदर उसमें संशोधन नहीं करता तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो इसका सही आंसर बताएं। का 15 दिन, खा 14 दिन, गा 20 दिन, घा 30 दिन। तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन खा यानी कि 14 दिन। अगला प्रश्न है 43, अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया जाता है? 30, 32, 35 या कोई नहीं? तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 35। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत अधिवक्ताओं के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है कदाचार के लिए। 44, पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों के अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? ऑप्शन ए 303 ए, ऑप्शन बी 304 ए, ऑप्शन गा 302, ऑप्शन घा 305। तो इस 44 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 304 ए में। अगला प्रश्न है 45, ए बी को आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। तो बताएं किस आईपीसी किस धारा के तहत बी ने ए ने अपराध किया है? का ए ने आईपीसी की धारा 160, ए ने आईपीसी की धारा 161, ए ने आईपीसी की धारा 162, ए ने आईपीसी की धारा 163।
बताओ किसमें परिभाषित किया गया है? तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन, बताएं आप 45 का सही जवाब बताएं। ये आपको सिंपल है, ढूंढ लेना है, मिल जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न करते हैं, ये आपके लिए आज का टास्क है, आप 160 61 63 को ढूंढें। अगला प्रश्न है, सशत निषेधाज्ञा दिया जाता है, बताएं। का, जहां अभियोगितावादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है। खा, जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता है। गा, पैसे के मुआवजे में पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी। उपयुक्त सभी। तो 46 का भी सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 47, एक वकील विधि के अनुसार के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। जहां तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नजरअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली की मूल आधार के विरुद्ध है, यह कहा गया था। किस केस में? हिकमत अली खान बनाम ईश्वर प्रसाद आर्य। खा, ओपी शर्मा वर्सेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। गा, एल.डी. जैकवाल वर्सेस यूपी स्टेट। घा, शमशेर सिंह बेदी वर्सेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओपी शर्मा वर्सेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है 48, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, बताएं। का, कंपनी का समावेशन। खा, दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनी का गठन। गा, पंजीकरण का प्रभाव। घा, ज्ञापन और लेखों का प्रभाव। तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। अगला प्रश्न है 49, कह रहा है पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्टर को प्रस्तुत किया गया है। का, 30 दिनों में। खा, 60 दिनों में। गा, 90 दिनों में। घा, 120 दिनों में। तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 30 दिनों में। अगला प्रश्न है 50, यानी साइबर कानून संबंधित है इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियों से, आईपीआर से, ई कॉमर्स से, या उपयोग सभी। तो 50 का सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी उपयोग सभी से साइबर का अपराध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 41, रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने का प्रतिकर का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। ऑप्शन बी, वेतन संदाय अधिनियम 1936। ऑप्शन गा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2006। ऑप्शन घा, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1986। आप इसका भी सही आंसर बताने की कोशिश करें, जिससे आप अपनी परीक्षा में 50 प्लस मार्क का स्कोर कर सकें। और एक प्रश्न मैंने आपसे पहले भी पूछा था 45, उसका भी आप आंसर ढूंढें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इसका सही जवाब है 41 का ए, यानी कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 में ये बात कही गई है, नियंत्रण होता है इसके द्वारा। अगला प्रश्न है 52, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजों की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारियों की स्थायी विकलांगता के मामले में कितनी रकम है, बताएं। 42 का ए 80,000, बी 90,000, सी 1,40,000, डी 1,20,000। तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1,40,000 का इज राइट आंसर। 53 का कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं? का, कॉपीराइट। खा, ट्रेडमार्क। गा, पेटेंट। घा, औद्योगिक डिजाइन। तो 53 का ये भी नॉर्मल है, जनरल चीज है ये। तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रेडमार्क का कोई दूसरा लोग प्रयोग नहीं कर सकता, ये उनका प्रतीक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है 54, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्रवाई के प्रारंभ होने के समय से
संबंधित है, धारा 20, धारा 21, धारा 22 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। धारा 21 में ये बात कही गई है। 55 दंड संहिता 1973 के तहत बलात्कार से पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? थाना प्रभारी अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक अधिकारियों जो सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे ना हो, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आइए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रैक्टिस सेट 2021 का AIB 16 का पेपर है ये। 56 यानी 56 दंड संहिता 1973 के प्रावधान के तहत ए सम्मन मौखिक हो सकता है, बी कारपोरेट संस्था को सम्मन जारी नहीं किया जा सकता, गा सम्मन या तो पेश होने के लिए होता है या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं, घा जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मन किया गया है उसके ना मिलने की स्थिति में नौकरी को सम्मन भेजा जा सकता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी कि सम्मन के द्वारा पेश होने के लिए भी भेजा जाता है और दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए भी, यानी एविडेंसों को जोड़ने के लिए भी कोर्ट द्वारा सम्मन भेजा जाता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी को पता होगा सम्मन के बारे में। ठीक है, सम्मन क्या होता है बताएं। अगला प्रश्न है 57, प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है प्रसाद पर्यंत उस पद को धारण करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्री परिषद, ऑप्शन डी का और खा दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत किसी भी पद पर धारण रहा जाता है या रहते हैं या धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यानी कथन असत्य है? यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संथाल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता है वह व्यक्ति हिंदू होता है। 2, किराय लिंगायत उप संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को हिंदू माना जाता है। 3, एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 3। अगला प्रश्न है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत किस धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है? बताएं। का 91, खा 89, गा 51, घा 151। तो 59 का 59 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 89 89। इस धारा के तहत। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, आप आसानी से इसका जवाब बता सकते हैं। 6 अक्टूबर 1960, खा 1 मार्च 1974, गा 15 मार्च 1972, घा 1 सितंबर 1972। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 सितंबर 1972 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ था। सभी भी एक्टों के लागू होने की तिथि को अच्छे से याद कर लें, इसमें से 2 से 3 प्रश्न इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए। इसका दूसरा कथन है संघ के लिए कोई लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोधित किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकते हैं। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गा 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न है 62, कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो का उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध करता है, का उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है, गा उसकी उपस्थिति में सम्मानीय अपराध करता है, घा
उसकी उपस्थिति में अपराध करता है या एक घोषित अपराधी है। तो 62 का सही आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका सही आंसर है बी यानी कि खा। उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है तो उसे वह गिरफ्तार कर सकता है। अगला है गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है, 6 साल, 10 साल, 12 साल या निष्पादित या रद्द होने की डेट तक यानी तक बताएं। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। अगला प्रश्न है 64 कहता है आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास की दर होगी 10, 20, 15 या 30%, बताएं कौन सी होगी। तो 64 का सही जवाब है 20% होगी। सिंपल से प्रश्न आते हैं, आप आसानी से एआई भी क्रैक कर देंगे अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहेंगे तो। बेयर एक्टों को अच्छे सरसरी नजर मार लें, कौन सा सेक्शन कहाँ है, जिससे आपको प्रश्न ढूंढने में आसानी हो। इन क्वेश्चनों को बेयर एक्ट में ढूंढें क्योंकि ये लास्ट ईयर 2021 का जब एग्जाम हुआ था उस समय के सभी आए हुए प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर। 65 कहता है वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है वार्षिक मूल्य का 1/2, वार्षिक मूल्य का 1/3, वार्षिक मूल्य का 3/10, वार्षिक मूल्य का 17/10। तो इसका सही जवाब है वार्षिक मूल्य का 3/10। गा इज अ राइट आंसर सी। 66 कहता है तारिकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है और उसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है, बताएं व्यक्तिगत, परक, विषाक्त, वर्णात्मक या योगात्मक। तो 66 का सही जवाब है ऑप्शन का इज अ राइट आंसर यानी व्यक्ति परक। 67 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है, बताएं राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद को, लोकसभा को, संसद को। तो इसका सही जवाब है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न आइए 68 सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रोमेट्री एस्टोपल का फैसला कहां किया जाता है, बताएं ड्यूडल वर्सेस एटकिंसन, डंटन वर्सेस पूले या पुड़ामी सभी मिल्स वर्सेस केरल स्टेट या केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर यानी पुड़ामी सभी मिल्स वर्सेस केरला स्टेट। अगला प्रश्न है अनुबंध की निराशा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की गई है, बताएं 73, 70 या 2D या 56। तो अनुबंध की निराशा भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित है तो 69। तो 69 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी धारा 56। अगला प्रश्न है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 किस से संबंधित है, प्रतिकर की राशि की गणना के लिए आयु कारक से, कर्मकारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से, गा व्यवसायिक रोगी की सूची से, घा स्थायी पूर्ण अक्षमता के परिणाम स्वरूप मानी गई चोटों की सूची से। तो 70 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से खा 70 का। ठीक है, आइए 71 प्रश्न की ओर। कहता है संस्कृति को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है, न्यायिक, अतिरिक्त न्यायिक, या का और खा दोनों, या का या खा एक, बताएं इनमें से। 71 का सही जवाब है का और खा दोनों यानी कि डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है, बताएं 72 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा निर्धारित करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस को दिया जाना चाहिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने की सूचना लिखित रूप में होनी चाहिए या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 15 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस के प्रकार को निर्धारित करता है उपयोग सभी। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपके लिए थोड़ा सा टास्क दिया रहा है जिससे आप बेयर एक्टों का रिवीजन कर सकें। इन इतने क्वेश्चन ढूंढेंगे आपका बेयर एक्टों का रिवीजन उतना ही ज्यादा होगा। अगला प्रश्न है मैक्सिल रेस इप्सा लोकिटूर का अर्थ है वस्तु स्वयं बोलती है, जहां अधिकार है वहां उपचार है, जहां उपचार है वहां अधिकार है, जहां कोई दोष नहीं वहां कोई उपचार नहीं। 73
तो 73 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, वस्तु स्वयं बोलती है। इसमें ये डिसाइड किया गया, इसका ये अर्थ है। ठीक है, 73 का ए। 74 दंडिक यानी विधि संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जस्टिस दलबीर भंडारी, ऑप्शन बी जस्टिस अल्तमस कबीर, ऑप्शन सी जस्टिस जे.एस. वर्मा, ऑप्शन डी जस्टिस ए.एस. आनंद। 74 का सही जवाब है ऑप्शन गा, जस्टिस जे.एस. वर्मा। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है। आपको ये भी प्रश्न सभी को मालूम होना चाहिए। सार्वजनिक गालियां, निजी गालियां, सार्वजनिक और निजी दोनों गालियां उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि निजी गालियां। खा इजा राइट आंसर 75 का। अब आते हैं 76 मात्र डॉट डॉट के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 का उल्लंघन होगा। बताएं, लिंग, मेहनताना या जन्म स्थान या धर्म, बताएं इनमें कौन सा सही है? तो इसका आर्टिकल 15 क्या कहता है? कहता है किसी व्यक्ति के राज्य को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध असमानता का व्यवहार करने से रोकता है। ये बात इसमें कही गई है, यानी कुछ दशाओं में निष्पादित के विरुद्ध हेतु प्रदर्शित करने की सूचना देता है। तो ये क्या था? ये सभी हैं, इसमें दिया नहीं है, एक गलत दे दिया है ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है 77 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बताओ, या बी आर अम्बेडकर द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, या बी एन राव द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन का, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से रद्द कर दिया गया था? 1976 में, 76 और 78 में, बताएं उस समय कौन प्रधानमंत्री था जिनके समय में संपत्ति के मौलिक अधिकार को रद्द करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल अब 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बना दिया गया है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? बताएं, लीगल राइट बना दिया गया है तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, यानी कि डी ऑप्शन सही है 78 का। और 79 कहता है जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट से प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? यह स्वीकार्य कि वह एक डकैती थी, यह स्वीकार्योक्त कि आरोपी ने इसमें भाग लिया, यह स्वीकार्योक्त कि उसे संपत्ति का हिस्सा मिला, इस बारे में बयान की संपत्ति कहा है? तो 79 बताएं का 1 2 3, खा 3 4, गा 2 3 4, घा उपयुक्त सभी। तो 79 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि घा उपयुक्त सभी। और बताएं कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? ये भी सभी को पता होगा, बहुत इंपोर्टेंट केस है ये, यानी कि का डॉनोग वर्सेस स्टीवेंसन, खा होम्स वर्सेस एसफोर्ड, गा रॉयलेट्स वर्सेस फ्लेचर, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉयलेट्स वर्सेस फ्लेचर का ये केस था, कठोर दायित्व वाला। अगला प्रश्न है 81 अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया था? डेविस बनाम मान, एमपी राज्य बनाम रंगना, और गा नेगेट बनाम स्मिथ, घा कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश। तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविस बनाम मान के बाद में ये बात निर्धारित की गई थी। 82 यानी 82 में प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित में से यह बात किस बात में निर्धारित किया गया कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत क्षमता की जगह ले लेंगे? तथ्य यह है कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बताएं किस बात में ये बात कही गई थी? तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 86
अम्मल वर्सेस थाऊ अम्मल के केस में ये बात कही गई थी। 83 आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है, बताएं। सिंगल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लिकेट कॉपी या कोई निश्चित नहीं। तो 83 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी खा, डुप्लीकेट। अगला प्रश्न है आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक, बताएं। निष्पादित को रद्द कर देती है, निष्पादित को अनियमित कर देती है, निष्पादित को शून्य करने योग्य कर देती है, या घा निष्पादित को प्रभावित नहीं करती। 84 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो क्या कहता है नियम 22 यानी कुछ दशाओं में निष्पादित के विरुद्ध हेतु दर्शित करने की सूचना देता है। ये भी सही ऑप्शन इसमें से सेट नहीं हो पाए, इसलिए आयोग ने इसे गलत माना है। अगला प्रश्न 85 जहां किसी संबंधित व्यक्ति की अधिकारिता क्षमता में किए गए कार्य के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसे डिक्री पर निष्पादित जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह यह डिक्री जिसकी अवधि के लिए तुष्ट ना हो, बताएं। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है। तो 85 में ऑप्शन ए, डिक्री की तारीख से 3 महीने तक, ठीक है। 86 निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ था, ये सभी को पता होगा। 86 का सही जवाब है 18 मई 1955 हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी। तो 87 का सही जवाब बताएं। तारवाड़ी, तवाजी, कंटुआ, कबारू, इल्यूम, तो क्या सभी आती हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। 88 राज्य वार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम संख्या बताएं, अधिकतम संख्या सीमा बताएं। 15, 20, 25 या कोई नहीं। तो 88 का सही जवाब है ऑप्शन गा यानी कि अधिकतम संख्या होती है 25 बार काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों की। ब्रिटिश संतोष अधिनियम 1963 में शामिल है, बताएं। क्या शामिल है बताएं। का 6 अध्याय और 40 धारा, 7 अध्याय और 42 धारा, 8 अध्याय और 43 धारा, 8 अध्याय और 44 धारा। तो 89 89 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 8 अध्याय और 44 धारा है ब्रिटिश अनुतोष अधिनियम 1963 में शामिल है। अगला प्रश्न है एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए, इन शब्दों का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए आईपीएल दायर करना। अगला प्रश्न है तुच्छ जनहित याचिकाओं दायर करने का परिणाम होता है केसों का बोझ बढ़ना, संसाधनों का अपव्यय, अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता का उपयुक्त सभी। तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 92 यानी जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है, क्या जेड किसी अपराध का दोषी है। क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि जेड स्वस्थ चित्त का होता, बताएं। तो 92 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि गा, अनुच्छेद 22 में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300, देखो आगे नहीं आगे मैंने बताया था आपको 300 को संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन का 44वां अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है मुस्लिम स्वीकार्य विधि यानी कि शरीयत अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस विधि को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा
निरसित यानी संशोधित किया गया है, धारा 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी धारा 5 खा। अगला प्रश्न है 96। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार क्षति शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। तो ये भी प्रश्न गलत टाइप हो गया है, ये धारा 53 नहीं होनी चाहिए। आईपीसी की धारा 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है, यानी आईपीसी क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है जो व्यक्ति के शरीर, मन, प्राप्त, प्रतिष्ठा आदि या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। ठीक है। 97 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है। तो 97 में का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि खा, एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। 97 का बी यानी कि का सही है। 98वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है, बताएं। 98 का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए, एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। अगला प्रश्न है 99 कह रहा है सार्वजनिक भागीदारी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है, बताएं। 60, 70 या 80% या 90% बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 70% परिवारों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। और इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी, 25%, 30%, 40%, 20%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर यानी कि 40%। ये थे आपके AIB 16 यानी AIB 16 2021 के पेपर में आए हुए 100 क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा 2023 AIB 17 के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको इस तरह के ही अन्य सभी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।